हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्री बोर्ड एग्जाम पेपर का सेकंड पार्ट। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन कल बच गए थे उसको हम आज इसमें कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 से हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट सेफ्टी मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड राज्य में भवन निर्माण हेतु क्या क्या सावधानियाँ अपेक्षित है, यानी कि क्या क्या सावधानियाँ हमको रखनी है। देखिए, हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो हिली स्टेशन है, यानी कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, जिस कारण यहाँ पर सोइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कभी कभार कहते हैं अर्थक्वेक भी आ जाते हैं। इस कारण हमें कुछ इसमें सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर करने पड़ते हैं। जैसे हमें जो बनाना है पहले मकान का, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन बनाना होगा। यानी कि ऐसा डिज़ाइन जो कि भूकंप को या अर्थक्वेक को सहन कर सके। तो उसके लिए हमें यूज़ मटेरियल्स एंड टेक्निक डेट कैन विदस्टैंड अर्थक्वेक। हमें ऐसा मटेरियल और टेक्निक यूज़ करनी है जिससे हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो अर्थक्वेक में भी खड़ी रहे। ठीक है, अगर खासकर आप उत्तराखंड के सिस्मिक जोन में बना रहे हैं, सिस्मिक जोन मतलब कि अगर हम उसके उत्तराखंड में ऐसा एरिया हो सकता है कोई जहाँ पर अर्थक्वेक या भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो अगर हम वहाँ पर जब बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऐसा मटेरियल टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जो अर्थक्वेक को सहन कर सके। दूसरा है हमारा प्रॉपर ड्रेनेज। यानी कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा इसमें कि जो हमारा ड्रेनेज, यानी कि जो हमारा पानी, गंदा पानी या पानी निकलता है भवन से, जिसका भी यूज़ करके हम छोड़ देते हैं नालियों में इस तरीके से, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, लैंडस्लाइड्स और सोल इरोजन जैसी डेंजर्स या कुछ खतरे उत्पन्न कर सकता है। यानी कि मिट्टी का कटाव हो सकता है उससे। ठीक है, या लैंड स्लाइड हो सकती है। तो इसलिए हमें जल निकासी की या वाटर ड्रेनेज की एक उचित व्यवस्था या एक कह सकते हैं कि प्रॉपर सिस्टम हमको लगाना होगा। थर्ड आपका स्टेबल फाउंडेशन। यानी कि हमको एक ऐसी फाउंडेशन या ऐसी नींव रखनी है यहाँ पर जो कि हिली एरिया में कोलैप्स ना करे, यानी कि गिरे ना। ठीक है, हमारी जो नींव होनी चाहिए स्टेबल ग्राउंड, यानी कि बिल्ड ए स्टेबल ग्राउंड विद ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यानी कि हमें एक ऐसी नींव बनानी है जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, एक ऐसी फाउंडेशन हो जो कि स्टेबल बनी रहे। ठीक है, हिली एरिया में भी। अगला है आपका फॉलो गाइडलाइंस। ठीक है, अधेयर टू गवर्नमेंट्स बिल्डिंग कोड्स एंड सेफ्टी रेगुलेशन फॉर कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट जो सेफ्टी रेगुलेशन करती है या सुरक्षा नियम बनाती है हमारे लिए, हमें उनका पालन करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना मकान या बिल्डिंग बनानी होगी। तो अधेयर टू गवर्नमेंट बिल्डिंग कोड्स। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के कोर्स हैं या सेफ्टी रेगुलेशन है कंस्ट्रक्शन के, वो हमें इधर करने पड़ेंगे, यानी कि वो हमें उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड, व्हाट आर इट्स मेन एम्स। प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू समवन इंजर्ड और सिक बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव। यानी कि फर्स्ट एड क्या होता है, वो इमीडिएट हेल्प होती है जो दी जाती है टू समवन इंजर्ड और सिक, यानी कोई बीमार है या कोई घायल हो गया है, तो उसको तुरंत जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उस समय, वही होता है हमारा फर्स्ट एड। ठीक है, उसके बाद में हम प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प के लिए उसको लेकर चले जाते हैं। ठीक, अब इसके क्या क्या एम्स हो सकते हैं, सेव लाइफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स एंड कीप द पर्सन अलाइव। यानी कि इसमें जो भी कंडीशन है, जो भी स्थिति है, उसको बिगड़ने से रोकना है और साथ में व्यक्ति को जीवित रखना है। ये इसलिए हम फर्स्ट एड दिया जाता है। ठीक, दूसरा है प्रिवेंट फर्दर हार्म, यानी प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम इंजर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। व्यक्ति को चोट या जो भी कॉम्प्लिकेशंस उसके होते हैं घायल होने पर, उनसे उसको बचा के रखना है थोड़ा सा। ठीक है, उससे उसको बचा के रखना है। थर्ड है आपका प्रोमोट रिकवरी, प्रोवाइड बेसिक केयर टू स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को करने से, फर्स्ट एड की प्रोसेस करने से, ठीक है, जो ट्रीटमेंट की प्रोसेस है वो आपकी शुरू हो जाती है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। और
इस समय हमने कुछ हल्का ट्रीटमेंट दिया है, बाद में जब डॉक्टर्स आएंगे उसको एक बड़ा ट्रीटमेंट देकर सही कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके एम्स या फिर उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट सोर्स नोट्स ऑन, संक्षिप्त पे टिप्पणी लिखिएगा, इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा। तो यहाँ पर हमने चोरी चोरा को अभी ऐड किया है, उसके बाद में हम दांडी मार्च ऑफ गांधी जी देखेंगे। तो द चोरी चोरा इंसिडेंट्स अकर्ड ऑन February 4, 1922, यानी कि जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था वो आपका 4 फरवरी को 1922 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है चोरी चोरा गोरखपुर में, वहाँ पर इंसिडेंट्स हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय प्रोटेस्टर क्लैश विद द पुलिस, यानी कि प्रोटेस्टर जो आंदोलनकारी थे, ठीक है, प्रदर्शनकारी थे, उनका पुलिस से झड़प हो गया, पुलिस से उनसे एक तरह से झगड़ा हो गया, लीडिंग टू द बर्निंग ऑफ ए पुलिस स्टेशन, किल 22 पुलिसमैन। तो जो प्रोटेस्टर लोग थे उन्होंने वहाँ के पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। दिस एक्ट ऑफ वायलेंस डीपली डिस्टर्ब महात्मा गांधी। तो इस एक्ट जो वायलेंस का एक्ट हुआ क्योंकि इसमें लोग मारे गए थे, तो इस एक्ट ने महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। वो इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट टू मेंटेन नॉन वायलेंस। उन्होंने क्या किया? तुरंत ही जो उनका नॉन वायलेंस को मेंटेन करने के लिए जो मूवमेंट चला रहे थे, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, उसको इमीडिएटली कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि उसको स्थगित कर दिया, उसको रोक दिया। इट मार्केट टर्निंग पॉइंट इज इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इट मार्केट टर्निंग पॉइंट, यही एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था इंडियाज फ्रीडम के स्ट्रगल का, इंडिया को स्वतंत्र करने के संघर्ष का। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस, जिसने शांतिपूर्ण विरोध की आवश्यकता को उजागर किया, यानी कि शांतिपूर्ण हमको विरोध करना है। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या अशोक आंदोलन को वापस ले लिया था आफ्टर 1922 में चोरी चोरा कांड जब हुआ तब। दूसरा है दांडी मार्च। तो दांडी मार्च वाज ए पीसफुल प्रोटेस्ट लीड बाय द महात्मा गांधी। दांडी मार्च के साथ एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, एक प्रदर्शन था जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 में, यानी कि 12 मार्च से शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल तक ये चला था 1930 में। ये जो प्रोटेस्ट था वो ब्रिटिश सोल्ट टैक्स के अगेंस्ट था, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने सोल्ट पर टैक्स लगा रखा था, जिसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट चला गया। इसमें गांधी जी 240 माइल्स चले, साबरमती आश्रम से चले थे और दांडी तक ये पहुँचे थे। ठीक है, और वहाँ जाकर उन्होंने सी वाटर से, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उससे नमक बनाया था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मेकिंग सोल्ट फ्रॉम सी वाटर है सिंबल ऑफ डिफेंस, यानी कि उन्होंने सी वाटर से, जो समुद्र के पानी से नमक बनाकर सिंबल ऑफ डिफेंस यानी विरोध का प्रतीक जताया उन्होंने। दिस मार्च यूनाइट पीपल अक्रॉस इंडियाज राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस जो यात्रा थी या मार्च था, इसने पूरे भारत को स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए एकजुट कर दिया 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द 3 पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, हाउ वाज द यूनिफिकेशन रियलाइज्ड। इटली के एकीकरण के 3 प्रमुख व्यक्ति कौन हैं, और यह एकीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो 3 पर्सन्स हैं वो हैं ज्यूसेppe मैज़िनी, काउंट कैमिलो काबूर और ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। ये है मैज़िनी यहाँ पर, ठीक है, ये हैं आपके काउंट कैमिलो काबूर और ये है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। तो इन तीनों लोगों का रोल जो था वो इसमें इम्पोर्टेंट रहा है। ज्यूसेppe मैज़िनी ही इंस्पायर्ड इटालियन विद द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इटली एंड फाउंड द यंग इटली मूवमेंट। ये इटालियन को, लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, एक यूनाइटेड इटली के नाम से एक आइडिया को डिस्पर्स किया और साथ में एक यंग इटली मूवमेंट भी शुरू किया, यानी कि एक यंग इटली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बनाई थी। ठीक है, दूसरा है आपका काउंट कैमिलो काबूर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट सर्डिनिया। ये ही यूज डिप्लोमेसी एंड एलियंसेस स्पेशली विद फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया एंड यूनाइट नॉर्थर्न इटली। ये प्राइम मिनिस्टर पिडमोंट सर्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे, यानी प्रधानमंत्री थे वहाँ के। इन्होंने कुछ डिप्लोमेसी, कुछ एलियंस यानी कुछ संधियाँ, कुछ राजनीतिक चालें चलकर, ठीक है, फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड नॉर्दर्न इटली को डिफीट किया था, यानी कि उसको
ऑस्ट्रिया के कब्जे से यूनाइटेड नॉर्थ इटली को उन्होंने कह सकते हैं कि यूनाइटेड इटली का जो पार्ट था वो जिस पर किसका कब्जा था उससे दूर कर दिया था इन्होंने। तीसरे थे जोसेफी गैरिबाल्डी, ए रिवोल्यूशनरी लीडर टू लीड टू रेड स्टार्स आर्मी एंड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन यूनाइटेड साउथर्न इटली। इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है, और इन्होंने रेड स्टार्ट आर्मी को लीड किया था, ठीक है। और इस रेड स्टार्ट आर्मी ने साउथर्न इटली वाला जो पार्ट है उसको फ्री करने के लिए कोशिश की थी और उसको फ्री किया भी था। जैसे इटली के 3 पार्ट हो गए थे, ठीक है। तो जो निचला वाला पार्ट था आपका साउदर्न पार्ट, वो जोसेफे गैरिबाल्डी ने, और जो नॉर्दर्न पार्ट था वो आपका काउंट कैमिलियो काबूर में। तो इस तरीके से इन्होंने इनको सभी को एकीकरण किया, मतलब इटली का यूनिफिकेशन किया इटली का। द यूनिफिकेशन वाज लाइट थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिवोल्यूशन वॉर्स एंड डिप्लोमेसी। जो यूनिफिकेशन हुआ था वो एक कॉम्बिनेशन था रिवोल्यूशन का, क्रांति का, युद्ध का और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का। वाई 1861 मोस्ट ऑफ द इटली वाज यूनाइटेड अंडर किंग विक्टर इमेनुअल सेकंड। अधिकतर इटली विक्टर इमेनुअल सेकंड यानी कि 1861 तक ये जो इटली के पार्ट थे वो आपके यूनिफाइड हो चुके थे, जब वहाँ पर किंग विक्टर इमेनुअल सेकंड थे। विद रोम जॉइनिंग इन 1870, जब जो रोम जिस पर पोप का कब्जा था, पोप लोगों का कब्जा था रोम पर, ठीक है, तो उसको 1870 में कंप्लीट करा गया था। 1870 में उस पार्ट को इटली में मिला दिया गया था। तो ये इसका हिंदी वर्जन है। जूसेफ मैजनी, इन्होंने यंग इटली आंदोलन की स्थापना करके इटली को एकजुट करने का सपना दिखाया और लोगों को प्रेरित किया, ठीक है। काउंट कैमिलो कैबूर, पिडमोर सर्दियान के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कूटनीति और फ्रांस के साथ गठबंधन का उपयोग कर ऑस्ट्रिया को हराया और उत्तरी इटली को एकजुट कर दिया। जो ऑस्ट्रिया ने जिस उत्तरी इटली पर कब्जा कर रखा था उसको हराकर उत्तरी इटली को स्वतंत्र कर दिया। फिर गैरिबाल्डी थे, ये एक क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। इन्होंने रेड्स नामक एक सेना का नेतृत्व किया था और दक्षिणी इटली को एकजुट किया था। यह एकीकरण क्रांतियों, युद्धों और कूटनीति के जरिए पूरा हुआ। जो भी हमारा इटली का एकीकरण था इसमें क्रांति हुई, युद्ध भी हुए, कूटनीति भी यानी चालें वगैरह भी चली गई, जिस कारण ये पूरा हो पाया। और 1861 में अधिकांश इटली किंग विक्टर इमेनुअल के अधीन आ गया, यानी कि 1861 में जो किंग थे विक्टर इमेनुअल सेकंड, उनके अधीन अधिकतर इटली आ चुका था, उनके कब्जे में आ चुका था। और 1870 में रोम वाला जो पार्ट था वो भी उनके कब्जे में आकर इस इटली का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर देयर बेनिफिट्स। तो बहु उद्देश्य नदी परियोजनाएं क्या हैं, इनसे क्या लाभ हैं। तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट आर लार्ज स्केल्स डैम्स। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या है, लार्ज स्केल्स डैम है, यानी कि जो ऐसे डैम हैं जो कि बहुत लंबे बनाए जाते हैं। बिल्ड्स ऑन रिवर टू सर्व मल्टीपल पर्पज, जो कि रिवर पे बनाए जाते हैं जिनके अलग अलग काम हो सकते हैं, जैसे इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस, वाटर सप्लाई एंड फ्लड कंट्रोल। सिंचाई के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, विद्युत के उत्पादन के लिए, वाटर सप्लाई यानी कि जल की आपूर्ति के लिए, और बाढ़ के नियंत्रण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। These projects play a key role in managing water resource efficiently. ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मैनेजिंग वाटर रिसोर्स इफिशिएंटली, यानी कि जो हमारा वाटर रिसोर्स है, जो पानी का संसाधन है, उसका हम इफिशिएंटली प्रयोग कर सकें। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे इरिगेशन, प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, बूस्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्या करता है, एग्रीकल्चर को वाटर प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो क्रॉप है, जो फसल है, उसका प्रोडक्शन, जो उसका उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, प्रोड्यूस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये क्या करता है, प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि पानी से बिजली बनाता है, जो कि एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हमारा, यानी जिसको हम रिन्यूएबल क्या होता है, नवीनीकरण होता है, जिसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका फ्लड कंट्रोल, यानी कि फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है, हमारी बाढ़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यह है रेगुलेट रिवर फ्लो, यानी कि जो रिवर का फ्लो है, जो उसका प्रवाह है, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लड, और साथ में बाढ़
जो अगर बाढ़ अगर वगैरह आ गई, मतलब पानी अगर ज़्यादा आ गया, तो उसको कंट्रोल धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, जिससे कि बाढ़ आने का खतरा कम हो जाता है, फ्लड का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। वाटर सप्लाई कुछ डोमेस्टिक्स के लिए यानी घरेलू के लिए और इंडस्ट्री के लिए यानी कि उद्योगों के लिए, ये वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, यानी कि वहाँ पानी मिलता रहे। इसका भी कर सकते हैं, नेविगेशन में कर सकते हैं इसका। नेविगेशन मतलब सपोर्ट ट्रांसपोर्ट बाय मेंटेनिंग वाटर लेवल्स इन रिवर, यानी कि रिवर के ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर रिवर में हमें ट्रांसपोर्ट चलाना है तो सीधी सी बात है, जो पानी के जहाज हैं, पानी की नाव हैं, वही चल पाएंगी, और उनको चलने के लिए कुछ मात्रा में नदी में पानी होना चाहिए। तो जिस मात्रा में नदी में पानी होना चाहिए उतना ये प्रोवाइड करा देते हैं, डैम जो है वो उतना वाटर लेवल उसमें रखते हैं, ताकि जिससे वो ट्रांसपोर्ट इजीली अपना काम ऑपरेट हो सके। नेक्स्ट आपका टूरिज्म एंड रिक्रिएशंस, प्रमोट एक्टिविटी लाइक बोटिंग एंड फिशिंग, इसमें अलग अलग टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं, बोटिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, जिससे लोकल इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाती है। लोकल इकोनॉमी यानी कि जो आपका स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो बढ़ जाती है। दिस प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यही प्रोजेक्ट होते हैं जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अलग अलग इसके बेनिफिट्स है। इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो हिंदी वर्जन में देखिए, ये बड़े बांध हैं जो नदियों पर बनाए जाते हैं और कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, ये परियोजनाएं जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं, यानी कि ये परियोजनाएं जल संसाधन का हम इफिशेंटली उसका यूज कर सकें, ये भी हमको इंश्योर करती हैं, सुनिश्चित करती हैं। इसके लिए अलग अलग हम लाभ हैं, जैसे सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जलापूर्ति, परिवहन, पर्यटन और मनोरंजन, इन सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इविल्स ऑफ कास्टिज्म, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू क्रेडिट कास्टिज्म, जातिवाद की बुराइयां बताइए, उन्हें दूर करने के लिए कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, कास्टिज्म इज ए सोशल सिस्टम दैट डिवाइड पीपल इनटू हिरेकियस ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर बर्थ। ठीक है, कास्टिज्म एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें लोगों को कुछ आपके कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन बर्थ यानी जन्म के आधार पर बांट दिया जाता है, अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग कह सकते हैं ग्रुप्स में इनको बांट दिया जाता है। इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशंस, ये बढ़ाता है, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा देता है यानी भेदभाव को बढ़ाता है। इन इक्वलिटी यानी कि असमानता को बढ़ाता है, और अन्याय इनजस्टिस को भी बढ़ा देता है। इससे क्या होते हैं, ये सब उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जब लोगों को उनके जन्म के आधार पर बांट दिया जाता है, अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि तुम कहते हैं आपका जो जन्म हुआ है वो निचली कास्ट में हुआ है, अपर कास्ट में हुआ, लोअर कास्ट में हुआ, इस तरह से बांट देते हैं। तो इससे कुछ भेदभाव, कुछ इनइक्वलिटीज़, कुछ इनजस्टिस चीज़ें बढ़ जाती हैं। पीपल्स फ्रॉम लोअर कास्ट ऑप्शन फेस एक्सक्लूजन, ऐसे लोग जो कि लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं वो एक्सक्लूजन की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करते हैं। एक्सक्लूजन मतलब होता है कि जिनको बाहर निकाल दिया जाता है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती हैं उसके पास में, यानी कि वो सभी चीज़ों का यूज नहीं कर पाता है। एंड वायोलेंस, और उसके खिलाफ क्या होता है, हिंसा होती है। वाइल दूस फ्रॉम हायर कास्ट होल्ड पावर एंड प्रिविलेजेस, उनको सीमित अवसर मिलते हैं, हिंसा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और ऊंची जातियों के लोग को पावर भी मिलती है और प्रिविलेज यानी कि उनके विशेष अधिकार भी उनको मिल जाते हैं। जितना भी भेदभाव होता है वो आपका लोअर कास्ट के साथ में होता है, उनको हीन भावना से देखा जाता है कि ये कोई ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कोई एनिमल्स है, इस टाइप से उनको देखा जाता है, उनके साथ वैसा ही बिहेव करा जाता है। दिस क्रिएट्स ए डिवाइड इन सोसाइटी कोजिंग सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन, तो ये क्या करता है, सोसाइटी में डिवाइड इन सोसाइटी, सोसाइटी को बांट देता है, कोजिंग सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन, जिससे समाज में विभाजन और तनाव दोनों ही देखने को हमको मिलते हैं। द इरेडिकेट्स कास्टिज्म एजुकेशन इज कीन प्रोमोटिंग इक्वलिटी एंड चेंजिंग माइंडसेट्स, तो कास्टिज्म को इरेडिकेट करने के लिए, कास्टिज्म को समाप्त करने के लिए एजुकेशन वो चाबी है
जो कि हमें इक्वलिटी करने के लिए प्रमोट करती है एंड हमारे माइंडसेट को चेंज करती है, यानी कि हर किसी के पास हम इक्वल माइंडसेट रखें, इक्वल रूप से इसको देखें। स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एनफोर्स्ड। ठीक है, जो भी डिस्क्रिमिनेशंस, जो भी भेदभाव वाले, जो को कम करने वाले लॉ हैं, नियम हैं, उनको स्ट्रिक्ट रूप से फॉलो कराना चाहिए, इन्फोर्स करके फॉलो कराना चाहिए। सोशल अवेयरनेस कैंपेन कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द हार्म ऑफ कास्ट बेस्ड प्रिजुडिस। जो सोशल अवेयरनेस है, यानी कि समाज की जागरूकता वाले जो कैंपेन हैं, ठीक है, जो अभियान हैं, वो भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं समझने में कि द हार्म ऑफ कास्ट बेस्ड प्रेजुडियूस, यानी कि जो जातिवाद के हानिकारक प्रभाव हैं उनको समझने में ये सोशल अवेयरनेस कैंपेन भी हेल्प कर सकते हैं। एडिशनली प्रोमोटिंग इंटरकास्ट मैरिजिंग, हमें जो अंतर्जातीय विवाह है, इंटरकास्ट मैरिजिंग है, उनको प्रमोट करना है। एंड सपोर्टिव अफर्मेटिव एक्शन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, और ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिन पर किसी लोगों का, ना सरकार का, किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, उनको भी हमें एक्शन में लेकर आना होगा। कैन क्रिएट मोर इंक्लूसिव एंड रिड्यूस कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी, इसी से हम एक मोर इंक्लूसिविटी कर सकते हैं और कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब इस तरीके के जो अगर हम सकारात्मक कदम उठाएंगे तो इससे समावेशन, लोगों का समावेशन बढ़ेगा और जातिवाद की असमानताएं कम होंगी। तो जातिवाद एक सामाजिक व्यवस्था है जो लोगों के जन्म के आधार पर श्रेणियों में बांट देती है। इससे भेदभाव, असमानता और अन्याय उत्पन्न हो जाते हैं। निजी जातियों के लोग अक्सर बहिष्कृत होते हैं। बस का मतलब क्या होते हैं? एक्सक्लूजन, यानी कि उनको बाहर निकाल दिया जाता है अपने समाज से। इस तरीके से जो दूसरे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं इनको नहीं मिल पाती हैं, ये सब चीज़ें उन्हें सीमित अवसर मिलते हैं और हिंसा का सामना करना पड़ता है। जबकि जो ऊंची जातियों के लोग हैं उन्हीं के पास शक्ति और विशेषाधिकार होते हैं। इससे समाज में विभाजन और तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो समाज आपका बढ़ जाता है इस तरीके से। जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक शिक्षा एक महत्वपूर्ण है, जिससे समानता को बढ़ावा मिलेगा और मानसिकताओं में बदलाव आएगा। जो हमारे माइंड सेट है वो चेंज होंगे। भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून का पालन होना चाहिए। सामाजिक जागरूक अभियान लोगों को जातिवाद के हानिकारक प्रभावों को समझने में मदद कर सकते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे हमें जागरूक अभियान चलाने होंगे जिससे कि लोग जो जातिवाद के गीत गाते फिरते रहते हैं उनके माइंडसेट चेंज हो, कम से कम वो लोग भी समझें कि जातिवाद सही नहीं है। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह और हाशिए पर मौजूद समूह के लिए सकारात्मक कदम उठाने से समावेशन बढ़ेगा और जातिवाद की असमानताएं कम होंगी। यानी कि एक शिक्षा, एजुकेशन और हमारा माइंडसेट दोनों ही कास्टिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रेशर ग्रुप विद एग्जांपल विद द डिफरेंस बिटवीन ए प्रेशर ग्रुप एंड ए पॉलिटिकल पार्टी। दबाव समूह को उदाहरण से समझाइए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? देखिए, ए प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रेशर ग्रुप क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन होता है। डेट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकार की नीतियों को एंड डिसीजंस और सरकार के निर्णय को विदाउट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, बिना इलेक्शन में, बिना चुनावों में भाग लिए उनको बदलने की कोशिश करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। यानी कि बिना इलेक्शन करे ऐसे ग्रुप जो कि सरकार की पॉलिसी को, गवर्नमेंट पॉलिसी को या उसके डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इंटरेस्ट सच एज वर्कर्स, बिजनेसेस और इन्वायरमेंटलिस्ट एंड एम टू प्रोटेक्ट टू प्रमोट देयर कंसर्न्स। मतलब ये जो ग्रुप होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट को, यानी कि एक विशेष समूह को प्रतिनिधित्व करते हैं। वो वर्कर हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कोई इन्वायरमेंटलिस्ट यानी कोई पर्यावरण को मानने वाले हो सकते हैं, जो कि अपने जो भी उनके एम्स होते हैं उनको, उनकी सुरक्षा के लिए और अपने कंसर्न को और अपने मुद्दों को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब अपने जो भी उनके उद्देश्य होंगे, जो भी उनके कंसर्न्स होंगे, एम्स होंगे, उनको अब बढ़ाने के लिए ये ग्रुप बनते हैं। जैसे भारतीय किसान यूनियन इज ए प्रेशर ग्रुप डेट वर्क फॉर द राइट ऑफ फार्मर इन इंडिया।
एक भारतीय किसान ग्रुप है, जो कि एक प्रेशर ग्रुप है, एक दबाव समूह है, जो इंडिया के फार्मर्स के अधिकारों के लिए काम करता है। इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर्स, वो क्या करता है, ऐसी पॉलिसी को जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्रेशर ग्रुप एंड ए पॉलिटिकल पार्टी इज देयर फोकस। जो मेन डिफरेंस है, मुख्य अंतर है इन दोनों में, वो है इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उनके फोकस हैं, ठीक है, उसमें है। क्या है इनके फोकस? ए प्रेशर ग्रुप सीक टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी बट डज नॉट सीक पॉलिटिकल पावर डायरेक्टली। यानी कि जो प्रेशर ग्रुप होता है वो पॉलिसीज़ को, या कह सकते हैं नीतियों को इन्फ्लुएंस करता है, बट डज नॉट सीक पॉलिटिकल पावर डायरेक्टली। लेकिन सीधे सत्ता में नहीं आना चाहता, मतलब सीधे पॉलिटिकल कहते हैं गवर्नमेंट में बिना ऐड हुए ही वो चाहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, ठीक है। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, कॉन्टेस्ट करती है और अपनी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। उसमें उसके पास में सब पॉलिटिकल पावर होती हैं, और इस कारण इसी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका स्कोप जो होता है, जो उनका क्या कहते हैं, कह सकते हैं जो एरिया है वो बढ़ जाता है। वेरज प्रेशर ग्रुप फोकस ऑन स्पेसिफिक इश्यू और कोजेस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां व्यापक मुद्दों पर काम करती हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर काम करती हैं, जबकि जो हमारे दबाव समूह होते हैं वो विशेष मुद्दों पर या विशेष स्पेसिफिक इश्यू पर ही अपना ध्यान केंद्रित या ध्यान देते हैं। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं बिना गवर्नमेंट में आए हुए अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा करते हैं और सरकार की नीतियों में बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है। उनके कुछ स्पेसिफिक इश्यू होते हैं, कुछ विशेष मुद्दे होते हैं जिन पर ये वो काम करते हैं। जबकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक है, वो क्या करती है, सरकार में आती हैं, सरकार बनाती हैं, और बड़े बड़े मुद्दों पर, व्यापक मुद्दों पर, बहुत सारे ऐसे ब्रोडर स्कोप हो सकते हैं जिन पर वो काम करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, हाउ डज मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, क्लियरिफाई। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, the problem of double coincidence of wants occurs in a water system when two people need each other's goods or service to exchange. The problem of double coincidence of wants occur in water system. देखिए, वाटर सिस्टम क्या होता है, वाटर सिस्टम में क्या करते हैं कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को लिया जाता है। यानी कि अगर जिसको ज़रूरत है उस हिसाब से वो अपनी चीज़ ले लेगा और दूसरी की ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ दे देगा। इस तरीके वाले सिस्टम को बोलते हैं वाटर सिस्टम। तो जो डबल कॉन्सिडेंस की प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो होती है एक वाटर सिस्टम में। जब व्हेन टू पीपल, जब दो लोग नीड ईच अदर्स गुड, एक दूसरे की वस्तु चाहते हों या फिर सर्विस चाहते हों, टू एक्सचेंज यानी कि बदलना, कि ठीक है, अगर जब मान लो मुझे किसी से कुछ चाहिए तो उसके पास, तो मेरे पास में वैसा होना चाहिए जो उसको भी चाहिए हो, यानी कि दोनों की ज़रूरत के हिसाब से ही हम वाटर सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ई पर्सन ए हैज़ बीट वट नीड क्लोथ, मतलब समझिएगा कि कोई पर्सन है ए जिसके पास में बीट यानी गेहूँ है, वो चाहता है कि वो कपड़े खरीदे, ठीक है। एक पर्सन है बी जिसके पास में क्लोथ यानी कि कपड़े हैं और वो चाहता है कि वो वीट यानी कि गेहूँ खरीदे, ठीक। तो दे मस्ट बोथ वांट व्हाट द अदर ऑफर्स, तो वो क्या कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस मेक्स ट्रेड डिफ़िकल्ट, यही चीज़ें जो हैं वो ट्रेड यानी व्यापार को डिफ़िकल्ट बनाती हैं, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही हमें चीज़ें मिल जाएं और दूसरी की ज़रूरत के हिसाब से हम पर चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक मीडियम है, वो है मनी। तो मनी सोल्व दिस प्रॉब्लम वाई एक्टिंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, क्योंकि ये मनी क्या है, एक एक्सचेंज का मीडियम बन गई। इंस्टीड ऑफ नीडिंग टू फाइंड समवन विथ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, इसके जरिए हम वो सब खरीद सकते हैं जो हम चाहते हैं। यू कैन सेल योर गुड्स और सर्विस फॉर मनी, और आप सेल कर सकते हैं अपनी वस्तुओं को या फिर अपनी सेवाओं को मनी के रूप में बेच सकते हैं। एंड देन यूज डेट मनी टू बाय व्हाट यू नीड फ्रॉम अदर्स, और उस पैसे से आप जो भी चाहें वो अपना
दूसरे से खरीद सकते हैं। मनी इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम एनी गुड्स और सर्विस। मनी क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी कि व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, और इसके किसी भी गुड को और किसी भी सर्विस को हम इसके द्वारा एक्सचेंज कर सकते हैं। मेकिंग ट्रेड ईजियर एंड मोर इफिशिएंट। इससे क्या होता है, ट्रेड हमारा ईजी हो जाता है, व्यापार हमारा ईजी हो जाता है और इफिशिएंट हो जाता है। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर ए डायरेक्ट मैच बिटवीन वॉन्ट्स। तो ये जो मैचिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा था वो उसको एलिमिनेट कर देता है मनी। तो ये है दोहरे संयोग की समस्या। पैसा इस समस्या को हल कर देता है क्योंकि ये विनिमय का एक साधन बन जाता है। आपको अपनी वस्तु या सेवा के बदले पैसे मिल जाते हैं, और फिर आप उस पैसे का उपयोग किसी दूसरी वस्तु या कुछ दूसरी चीज़, अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए कर सकते हैं। पैसा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और ये किसी भी वस्तु या सेवा के लिए बदला जा सकता है, जिससे व्यापार करना आसान और अधिक प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रेमेडीज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो ये टू टाइप्स के आपके सेक्टर्स हैं। पहला होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या रहेगा, इसमें जो गवर्नमेंट्स रूल बनाती है ये उस पर काम करते हैं। अपने जो भी एम्प्लॉय होते हैं इनके, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। उनको छुट्टियां, जो उनकी वेकेशंस होती हैं, जो हॉलीडे होते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। और जो ये एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसका वो उनको पैसा या अमाउंट, ये कह सकते हैं कि मनी दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्त की, एक है कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, ठीक है, जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन्हें सभी फैसिलिटी मिल जाती है। उनकी सिक्योरिटी की फैसिलिटी मिलती है कि हाँ, आपको इतने घंटे से इतने घंटे तक काम करना है, आपको उस जॉब से नहीं निकाल सकते हैं। उनको जो हॉलीडे हैं वो उनके सिक्योर हैं कि ठीक है कि भाई इतने हॉलीडे आपको मंथ में मिल जाएंगे। ठीक है। उनकी वो पेंशन या फिर उसके अलावा क्या कह सकते हैं हम, दूसरी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं पैसे देने की, वो सभी की जो फैसिलिटी है उन लोगों को मिल जाती है जो कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है। जैसे आपने बोला ईएसआई कार्ड बन जाता है दवाइयों के लिए, इस तरीके वाला। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे मान लो कोई शॉप है, ठीक है, तो इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होंगे वो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। उनकी को ना तो कोई फिक्स सैलरी है, ना कोई फिक्स टाइम है आने और जाने का। ठीक है। ना ही उनको कोई फिक्स हॉलीडे मिलते हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा वर्क के बदले उनको कोई कुछ अमाउंट मिलता है। ठीक है। और ना ही बीमार होने पर कुछ ऐसी दूसरी पेंशन या फैसिलिटी या इस टाइप की कुछ हेल्थ क्या कहते हैं पॉलिसी वगैरह, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है जो शॉप पर काम करते हैं। और साथ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है गवर्नमेंट के पास में, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर का रजिस्ट्रेशन भी होता है। यहाँ पर यही पूछ रहा था कि राइट द रेमिडीज, जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके प्रोटेक्ट के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या रेमिडीज करनी है। तो पहला है आपका लीगल प्रोटेक्शन। Ensure that workers in unorganized sector have access to labor laws, minimum wage standards and social security benefits। हमको ये इंश्योर करना होगा कि जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको लेबर लॉज यानी कि नियम, मिनिमम वेज स्टैंडर्ड, कितना उनका वेतन है, और जो उनकी सोशल सिक्योरिटी है उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। दूसरा है आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन प्लान है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ये सभी चीज़ें भी वहाँ के वर्कर्स को मिलनी चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल रिस्क से बच सकें। ठीक है। पैसे की प्रॉब्लम से बच सकें। उनके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। ठीक है। जिसके लिए उन वर्कर्स को एजुकेट, यानी कि एजुकेट अबाउट देयर राइट्स, उनके अधिकारों के बारे में उनको एजुकेट करना है, शिक्षित करना है।
लीगल प्रोटेक्शन के बारे में बताना है, और जो उनके बेनिफिट्स हैं उनके बारे में उनको जागरूक करना है, कुछ अभियान चलाकर, कुछ कैंपेन कैंपेन चलाकर। इन सभी चीज़ों को चलाकर, कुछ अभियान चलाकर उनको बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे ये राइट हैं, इनसे ये आपके प्रोटेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बारे में उनको अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा। फॉर्मेशंस ऑफ यूनियंस, क्या करना है भाई, एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ वर्कर यूनियन, उनको प्रोत्साहित करना है कि वो एक यूनियन बना के चलें, ठीक है। नेगोशिएट बेटर वेजेस, वर्किंग कंडीशन एंड बेनिफिट, जिससे वो उनको बेटर वेजेस मिल सके, उससे नेगोशिएट ना हो पाए, उनकी वर्किंग कंडीशन और उनके बेनिफिट्स, ठीक है, सभी मिलते रहे। मान लो जैसे कोई भी अकेला व्यक्ति है तो उसको पता नहीं रहता कि क्या काम करना है, लेकिन जब वो किसी यूनियन का, एक संघ का हिस्सा बन जाता है, तो लोग आपस में बातचीत कर कर ये समझा सकते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हमें फैसिलिटी मिलती है, ऐसा होता है, ये होता है, तो उसके बारे में उसको जानकारी मिल जाती है। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, यानी कि गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना होगा कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन पर ध्यान दें, ठीक है, कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनके राइट्स क्या क्या हैं, उनको बताए देने चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा पता भी पता चलना चाहिए कि ये उनके राइट्स हैं, इस टाइप से उनके जो अधिकार हैं उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्किल डेवलपमेंट, जो ऑफर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है टू इम्प्रूव वर्कर्स, यानी वर्कर्स की स्किल को और बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने होंगे, ठीक है, जिससे वो अच्छे से काम कर सकें और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकें। तो ये सब चीज़ें काम करने होंगे जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होते हैं, अगर वो अनऑर्गेनाइज में भी होने लगे तो इनके प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ जाएंगे। ये हिंदी वर्जन है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका कुछ मैप पर फिल करने के लिए आता है, जैसे इसमें तो ये कहा हुआ है ओनली ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड टू स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग इंसिडेंट्स हैपन। दिए गए भारत के राजनीति रेखा मानचित्र पर उन दो राज्यों के नाम लिखें जहाँ निम्नलिखित घटनाएं हुई थी। तो पहला चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, यानी कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में चार हैं आपके राउरकेला स्टील प्लांट, इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तारापुर एटॉमिक पावर सेंटर और साउथर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इनको हम इन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं मैप के अंदर, ठीक है। कैसे करना है बताते हैं, देखिए ये हमारा इंडिया का मैप। इसमें जो पहला है हमारा वो है राउरकेला स्टील प्लांट, ये देखिए ये सिंबल है इसका, राउरकेला स्टील प्लांट। तो जहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट है वहाँ पर आप ये सिंबल बना देंगे। तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, तो जहाँ उड़ीसा है इस पोजीशन पे हम इसको ऐसे करके बना देंगे, इसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये राउरकेला स्टील प्लांट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मैप में कुछ डिटेल्स भी भरनी होती है चार तरफ, कि हम राउरकेला स्टील प्लांट को इस तरीके से दिखा रहे हैं, ऐसा करके हमको यहाँ पर लिखना होता है। दूसरा है इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसको देखो सर्कल करके इस तरीके से बताया गया है इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को। देखिए इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और इस पोजीशन पे मिल जाएगा हमको, ऊपर की साइड में थोड़ा सा यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें इसको दिखा देना है, ठीक। थर्ड है आपका तारापुर एटॉमिक पावर सेंटर, तो तारापुर एटॉमिक पावर सेंटर को ब्लैक डॉट से दिखा रखा है, तो हम ये तारापुर एटॉमिक सेंटर को यहाँ पर एक ब्लैक डॉट से दिखा देंगे इस तरीके से, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका साउथर्न टर्मिनल और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का साउथर्न टर्मिनल को हमको दिखाना है, तो वो हमारा यहाँ पर होता है। अच्छा वो दिखाना किससे है, तो उसका सिंबल है आपका ये ट्रायंगल शेप, तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल शेप बना देनी है, ठीक है। ये जो लोकेशन है वो कन्याकुमारी है, नीचे जो साउदर्न कॉरिडोर का साउदर्न कहते हैं टर्मिनल है वो आपका कन्याकुमारी है। नॉर्दर्न टर्मिनल आपका श्रीनगर है, सॉरी श्रीनगर नॉर्दर्न टर्मिनल है, ठीक है। ईस्टर्न टर्मिनल आपका सिलचर है, आसाम के सिलचर में,
असम के सिलचर में है। और वेस्टर्न टर्मिनल आपका पोरबंदर यानी कि गुजरात में है। ये है असम का सिलचर, यहाँ पर पोरबंदर गुजरात। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पोरबंदर गुजरात में, ईस्ट में सिलचर असम में, नॉर्थ में श्रीनगर, और ये साउथ में आपका कन्याकुमारी। और जहाँ ये आपस में मीट हो रहे हैं पॉइंट्स, ये जगह है झांसी। झांसी। तो इसको लर्न करिएगा। और इसी के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती रहे वो आप पर पहुंच जाएं। इसके अलावा और एसएसटी के जो हमारे एग्ज़ाम पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, उनका सॉल्यूशन भी हम इन पे धीरे धीरे करके अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद।